स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले रहे बहुपद के शून्य के बारे में। बहुपद का शून्य का तो पिछले क्लास में भी अनुमान विधि से हम बता दिए थे, लेकिन किस विधि से हम लोग निकालते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे रैखिक बहुपद का शून्य। किसका देखेंगे? रैखिक बहुपद का शून्य के बारे में जानेंगे। फिर द्विघात बहुपद का, यानी ये एक घाती बहुपद का पहले देखेंगे, फिर द्विघात बहुपद का। तो कल हम लोग 2 एग्जाम्पल भी देखे थे, जैसे क्या, अब ये है x-4, ये रैखिक बहुपद, इसका शून्य निकालना। क्या निकालना? शून्य को। वो तो था अनुमान विधि। जब भी शून्य निकालना हो ना, तो शून्य के लिए हम लोग px को 0 के बराबर कर देंगे। किसके लिए? शून्य जब हम लोग को निकालना है। और शून्य क्या होता है, पिछले क्लास में बताए हैं कि शून्य चर राशि का वैसा मान जिसके लिए बहुपद क्या हो जाए, शून्य के बराबर हो जाए, तो उसे कहते हैं शून्यक। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग px को ना 0 के बराबर पुट कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब हम लोग शून्य x का मान यानी चर राशि का मान रखते हैं तो px किसके बराबर हो जाता है? शून्य बराबर। यानी बहुपद को 0 के बराबर करने के लिए है ना, हम लोग x का मान ऐसा रखते हैं तो 0 हो। तो कब होगा? तो px क्या है, x-4 बराबर। इसका मतलब क्या होना चाहिए, यही बहुपद px है, तो ये भी क्या बहुपद ही है ना। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। तो x बराबर हो जाएगा माइनस उधर जगह या तो +4 में, यानी x बराबर अगर 4 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, बहुपद शून्य के बराबर। यानी 4 क्या है? शून्य। किस बहुपद का 4 क्या है? शून्य। किसको हम लोग कहते हैं? शून्य। 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुपद शून्य के बराबर। और एक बात याद रखना, जो भी द्विघात रैखिक समीकरण है ना, रैखिक बहुपद समीकरण, तो रैखिक बहुपद, तो इसका केवल एक शून्यक होता है। इसका क्या होगा? केवल एक शून्यक होगा। केवल एक शून्यक होगा, मतलब इसके अलावा ऐसा कोई संख्या, एक संख्या के अलावा कोई संख्या नहीं मिलेगा जिसको चर राशि के प्लेस पे रखने पर शून्य होगा। जैसे कि अभी हम लोग निकाले हैं 4 को अगर हटा दो, मानो कि 4 को छोड़ करके कोई भी संख्या रख करके यहाँ जांच करेगा तो कभी भी ये 0 के बराबर नहीं हो पाएगा, कभी भी ये 0 के बराबर नहीं होगा। तो रैखिक बहुपद है तो इसका एक शून्यक। इसी प्रकार आगे है द्विघात बहुपद, तो जितना घात रहेगा ना तो वो उतना ही इसका शून्यक होगा। द्विघात बहुपद में मैक्सिमम पावर 2, तो इसका शून्यक भी 2 हो जाएगा। शून्यक भी कितना हो जाएगा? 2। जिस प्रकार इसमें रैखिक में पावर कितना है? 1, तो इसके शून्यकों की संख्या भी क्या होगा? 1। 4 को इस क्वेश्चन में, इस समीकरण बहुपद का 4 किसी भी कोई ऐसा मान नहीं है पूरा वास्तविक संख्या में जो इसको शून्य के बराबर कर सके, ठीक है। तो रैखिक बहुपद का एक शून्य होता है। रैखिक बहुपद का एक शून्य। ये था रैखिक बहुपद का शून्य। मैं नहीं, इस चैप्टर में हम लोग द्विघात बहुपद का शून्य देखेंगे, तो पहले इसको था। तो हम लोग देखेंगे द्विघात बहुपद का शून्य। द्विघात बहुपद का शून्य। द्विघात बहुपद केवल 2 शून्यक होते हैं। जब भी ऑब्जेक्टिव में ऐसा पूछा जा सकता है, द्विघात बहुपद जितना घात है ना शून्यक उतना ही होगा। त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक। ये हम क्या लिखे हैं? px बराबर ax² + bx + c। ये जो है ना, कोई भी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। कौन रूप है? व्यापक रूप है। देखो, इसमें कभी भी a बराबर 0 नहीं हो सकता, बाकी सब कुछ 0 हो सकता है। a बराबर 0 नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो ABCD अचर राशि है। ABC क्या है? अचर है। ABC क्या है? यहाँ पे अचर है, और x जो है चर है। तो यानी ABC के प्लेस पे कोई ना कोई अंक रहेगा। क्वेश्चन में ABC के जगह पे कोई ना कोई अंक रहेगा, यानी कोई भी संख्या रहेगा। और इसमें a बराबर 0, कभी भी द्विघात बहुपद में a 0 नहीं हो सकता, बाकी b के जगह भी 0 रह सकता है, c के जगह भी 0 रह सकता है। क्यों 0 नहीं होगा a? अगर a का जगह पे 0 रखेंगे तो a गुना 0 गुना x², ये टर्म 0 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? bx + c बचेगा। ओनली क्या बचेगा? bx + c। अब क्या इसमें पावर 2 है? पावर 2 नहीं, ये द्विघात बहुपद होगा ही नहीं। तो इसीलिए द्विघात बहुपद के लिए बोल रहे, द्विघात बहुपद में कभी भी a बराबर 0 नहीं होता। इसका 3 तरह का समीकरण हो सकता है। या तो तुम्हारा क्या होगा, लास्ट वाला 0 हो जाएगा, यानी bx तक रहेगा, इतना ही रहेगा। c बराबर 0, c बराबर इसमें क्या है? 0। और क्या हो सकता है? px बराबर, कभी कभी c 0 हो सकता है, b 0 हो सकता है, b बराबर इसमें क्या है? 0। तीसरा क्या हो सकता है? ax², यानी इसमें b वाला भी टर्म 0 है और c वाला टर्म भी 0। ये 4 तरह का व्यापक रूप तो यही है। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा। यानी देखो, किसी में भी a वाला टर्म यानी x² वाला टर्म हमेशा रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर कभी भी x² वाला टर्म 0 नहीं हो सकता है। अब देखो, ऐसा क्वेश्चन भी रह सकता है कि बोलेगा इसको व्यापक रूप में लिखो, तो यहाँ पे इसको व्यापक रूप हमेशा a b c 3 टर्म होना चाहिए। कितना टर्म होना चाहिए? यहाँ तो 2 ही टर्म। इसको व्यापक रूप में कैसे लिखेंगे? ये दोनों तो है ही, तो इसको तो लिख ही दो, ax² + bx +
सी नहीं है तो सी के जगह पे क्या रखेंगे 0, ये हो गया व्यापक। अब बोलेगा इसको व्यापक रूप में लिखने के लिए, यहाँ देखो ए वाला टर्म भी है सी, और यहाँ पे सी क्या है, सी के साथ कोई भी एक्स गुणांक में नहीं है, सी अकेला अचर पद रहता है, सी केवल क्या रहता है, अकेला रहता है, इसके साथ कोई एक्स वाई जेड नहीं रहता। तो देखो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी के जगह पे क्या रखेंगे 0 इंटू एक्स लिखना है, प्लस सी तो है ही, यानी जो वाला टर्म नहीं है उसके जगह 0 रख के उसके साथ एक्स लिखो, 0 एक्स अब प्लस लास्ट में 0, ये हो गया व्यापक रूप। ये क्वेश्चन दे देगा ऐसे एग्जाम्पल में, जैसे देखो 2x स्क्वायर लिख देगा, बोलेगा व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप लिखे, यानी इस समीकरण बहुपद को व्यापक रूप में लिखे, तो व्यापक रूप में ऐसे लिखें। ये भी ना यही है, क्योंकि देखो 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 0, ये वाला टर्म खत्म 0, ये वाला भी टर्म खत्म, है यही ए एक्स स्क्वायर ही है, लेकिन हम इसको व्यापक रूप में लिख रहे हैं। व्यापक रूप में कभी भी रहेगा तो 3 टर्म हमेशा रहेगा। ऐसा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है, ये दे देगा, कोई भी दे देगा, इसमें से बोलेगा व्यापक रूप में लिखे। व्यापक रूप में मतलब तीनों टर्म होना चाहिए इसमें, ए वाला भी, बी वाला भी, और भले ही एक बी के जगह 0 है तो 0 पुट कर देंगे, 0 रखने से कोई मान बदला क्या, 0 इंटू एक्स तो 0 ही हो गया ना 0। तो जब भी व्यापक रूप बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार लिख देंगे, क्योंकि व्यापक रूप में 3 टर्म होता है हमेशा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ए बी सी यहाँ पे क्या अचर राशि, मतलब ए बी सी के जगह पे कोई ना कोई वास्तविक संख्या होगा। तो पहले ये 4 तरह का हो सकता है द्विघात बहुपद, इसको उतारो। तो एक द्विघात बहुपद है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। अब इसका निकालना हम लोग को क्या शून्य का निकालना है, क्या निकालना है शून्य का निकालते हैं। शून्य का निकालने के लिए हम लोग बीच वाला जो टर्म है इसको 2 भाग में तोड़ना है, क्या करना है बीच वाला भाग में को 2 भाग में तोड़ना, और ऐसा भाग में तोड़ना है कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जितना आता है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जितना आएगा, तो ये दोनों को जो 2 अंक में तोड़ेंगे ए बी, 2 अंक में जो ये टूटेगा, ये दोनों को गुना करने पर इतना ही आना चाहिए जितना ये फर्स्ट और लास्ट को गुना करने पर आता है। यानी कहने का मतलब फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने पर 12 आ रहा है, 7 को उसी 2 टर्म में तोड़ेंगे कि गुना करने पर क्या आ जाए 12 आ जाए। तो ऐसा अंक देखते चलेंगे, जोड़ने पर 7 आ जाए, गुना करने पर 12, तो 1 और 6 जोड़ेंगे तो 7 होगा, गुना करने पर 12 नहीं हो रहा, ये में नहीं टूटेगा। 2 और 5 भी कितना होता है 7, 7 किसको किसको जोड़ने पर आता है तो पता होगा ना, तो 2 और 5 जोड़ेंगे तो 7 होगा, गुना करेंगे तो 10 होगा, 12 नहीं पूरा। फिर और किसको किस तोड़ सकते हैं 3 और 4 भी, 3 और 4 में तोड़ेंगे तो कितना, जोड़ के 7 गुना करके 12, इसका मतलब ये 7 जो टूटेगा 3 और 4 में टूटेगा, 3x और 4x में टूटेगा, ये 7 किस में, तो जगह 2x स्क्वायर प्लस 7x टूट रहा है 4x प्लस 3x में। अब देखो ये दोनों को जब गुना जोड़ेगा तो ये बीच वाला पूर जाएगा, और ये दोनों को जब गुना करेगा तो उतना ही पूरेगा जितना फर्स्ट और लास्ट का गुणनफल होगा, यानी ए और सी का गुणनफल जितना होगा उतना ही ये जो बी को जो 2 भाग में तोड़े हैं उसको गुना करने पर उतना ही आना चाहिए, तभी वो होगा गुणनखंड। इसको 2 भाग में तोड़ देंगे। अब क्या कॉमन लेना, प्रत्येक 2 टर्म में से आगे वाला 2 टर्म फिर पीछे 2 टर्म में से कॉमन लेना है। देखो यहाँ पर भी 2 है और 4 में भी 2 छुपा हो, 2 को 2 गुना 2 4 होता है, तो इसमें एक, इसका मतलब 1 2 है, इसका मतलब 2 गुना 2 है, गुना x है ये। तो देखो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, कॉमन का मतलब होता है दोनों में जो उभयनिष्ठ हो, यानी जो दोनों में मौजूद उसको कहते हैं कॉमन, वो निकाल लेंगे हम लोग बाहर। तो 2 और देखो x यहाँ एगो x है, यहाँ क्या है 2 गुना में है, 2 गो x गुना में है, तो एगो x बाहर निकालेंगे। यहाँ देखो 2x स्क्वायर है, 2x हम जब पहला टर्म से बाहर निकाल लिए तो सिर्फ बच जाएगा यहाँ से x। इसी प्रकार यहाँ से हम लोग 2 भी निकाल लिए और x, जब भी ये कॉमन लेते हैं तो दोनों टर्म से बाहर निकलता है। ये जो 2x निकाले हैं इससे भी निकाले हैं और इससे भी निकाले, यहाँ जब 2x निकल गया तो सिर्फ क्या बच गया 2 बच गया। सेम इसी प्रकार बीच में प्लस है तो प्लस, यहाँ पे जो है दोनों में कॉमन खोजना पड़ेगा। दोनों में जब कुछ कॉमन नहीं दिखे, याद रखना कभी कभी ऐसा होगा कुछ कॉमन नहीं दिखेगा तो हमेशा कॉमन, कुछ नहीं दिखेगा तो 1 दिखेगा ही, कुछ नहीं कॉमन मिलेगा तो हमेशा 1 बाहर निकाल सकते हैं आराम से। मानो कि यहाँ 3 है यहाँ 5 रहता तो क्या कॉमन होता, कॉमन 1 होता। तो कुछ अगर कॉमन नहीं दिख रहा है तो हम लोग कॉमन क्या लेंगे 1। क्यों लेंगे 1, क्योंकि देखो 3 में भी 1 गुना में लिखा हुआ, और अगर 5 रहता सपोज करो तो यहाँ तो 5 गुना भी 1 है, तो 1 सभी संख्या के साथ गुना में रहता है, इसीलिए 1 हम लोग क्या कर सकते हैं बाहर निकाल सकते जब कोई संख्या नहीं दिखे कॉमन तब। अब देखो जैसे 3x और 6 में भी 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3, तो इसको तोड़ने पर अगर देखो 3 आ रहा कॉमन इसमें, तो इसका गुणनखंड में भी 3 आ रहा और इसमें भी 3 है, तो कॉमन क्या ले लेंगे 3 ले लेंगे। यहाँ से बच जाएगा केवल x
अब प्लस यहाँ से बाहर निकल जाएगा 3, तो केवल बचेगा क्या। अब जांच क्या करना है, इसको बैक करके देख सकते हैं। बैक करने वाला इसको दोनों से मल्टीप्लाई करो, इतना पूर रहा है कि नहीं पूरा है। 2x को जब x से गुना करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर। 2x को जब x से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, फिर 2x को जब 2 से गुना करेंगे 4x हो जाएगा, हो गया 4x। इसी प्रकार इसको जब इससे गुना करेंगे 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 2 6 है, 6 हो गया ओनली। तो जब भी अगर चेक करना है तो इसको गुना करके देखना। ब्रैकेट का मतलब होता है जो भी उसके बाहर है वो ब्रैकेट वाले सभी संख्या से गुना में होता है। ब्रैकेट के बाहर क्या है 3, ये 3 x से भी गुना है और 2 से भी गुना होता है। ब्रैकेट का मीनिंग यही होता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब फिर ध्यान से देखो, अब यहाँ भी, यहाँ देखो प्लस बीच में है, इधर भी एक टर्म इधर एक टर्म, 2 टर्म है। यहाँ भी ध्यान से देखना, इसमें भी देखो तो x+2 कॉमन आ रहा है, x+2 कॉमन तो वहाँ लिए। अब ध्यान से देखो ये जो टर्म आया है यहाँ भी, ये आपस में ध्यान देना, इसमें प्लस है लेकिन ये दोनों आपस में गुना में, ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में गुना में है, बीच में क्या है प्लस है। तो इसके इधर एक टर्म, इसके इधर एक टर्म, जिस प्रकार यहाँ पे 2 टर्म में कॉमन ले रहे थे, यहाँ भी 2 टर्म बचा। आप देखो ध्यान से, दोनों टर्म में x+2 है गुना में, हम लोग निकालते हैं गुना से, लेकिन टर्म कहाँ से बढ़ता है प्लस से। निकालते क्या चीज़, ये दोनों गुना में था तब ना निकला, तो ये दोनों गुना में है, ये दोनों भी गुना में, x+2 दोनों में, तो एगो x+2 बाहर निकालो, जब x+2 इस टर्म से बाहर निकल गया तो केवल क्या बचा 2x। और जब भी कॉमन लेते ब्रैकेट का यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि कॉमन ले रहे दोनों में से, ब्रैकेट रहेगा, ब्रैकेट का मतलब ही होता है कि ये बाहर वाला दोनों से गुना है। तो यहाँ से क्या बच गया 2, अब प्लस यहाँ से ये x+2 निकलेंगे, क्या बच गया 3। तो ये गुणनखंड हो गया x+2 इंटू 2x + 3। यदि क्वेश्चन में कहेगा द्विघात बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें, गुणनखंड ज्ञात करें। अगर बोलेगा गुणनखंड, क्या बोलेगा केवल गुणनखंड, तो हम लोग यहीं तक छोड़ देंगे आंसर में। क्वेश्चन में क्या बोलेगा, ध्यान सुनना, अगर क्वेश्चन में कहा जाएगा द्विघात बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें, तो यहाँ तक ला के छोड़ देंगे। अगर बोलेगा शून्यक तो बोलेंगे शून्यक के लिए, किसके लिए, शून्यक के लिए। जिस प्रकार रैखिक बहुपद में px को किसके बराबर किए थे 0, जहाँ भी शून्यक निकालना हो px के बराबर क्या करेंगे, px को 0 के बराबर कर देंगे, px बराबर क्या हो जाएगा 0। अब ध्यान से देखना, यही px है ना, px यही है, रूप बदल रहा है px, ये px है क्या है, तो px की जगह पे ये गुणनखंड लिख सकते हैं हम लोग, x+2 इंटू 2x + 3 = 0 हो गया, क्या हो गया 0। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं रहता, इसका मतलब ये दोनों आपस में इंटू में यानी गुना में, क्या है दोनों आपस में गुना में। इसको समझने के लिए ध्यान से देखना, एक टर्म 2 टर्म, यानी यहाँ पे a गुना b है, समझ लो इसको a इसको b, तो a गुना b बराबर क्या है 0। जब 2 संख्या का गुणनफल 0 हो, जब 2 संख्या का गुणनफल 0 हो तो 3 कंडीशन बन सकता। पहला कंडीशन या तो a 0 है, क्यों, क्योंकि अगर इसके जगह भी 0 रखो, 0 इंटू कोई भी संख्या, 0 को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो यहाँ करा a और b का गुणनफल 0। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है कि a 0 को b 0, लेकिन हम अपना सोच रहे हैं a भी 0 होगा, फिर भी ये पूरा टर्म किसके बराबर 0। दूसरा कंडीशन, या तो b बराबर 0 होगा तो b के जगह 0 रखो, a का मान हमको पता नहीं है, a का जगह कोई भी संख्या लो, 2 3 कोई भी वास्तविक संख्या रखो, किसी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, तो दूसरा कंडीशन ये। तीसरा यह भी हो सकता है कि दोनों 0, a भी 0 b भी 0। तो कितना कंडीशन, 3 कंडीशन, या तो ये 0, या तो भी 0, या तो ये भी दोनों 0। तो वही हम लोग नियम लगाएंगे, एक एक करके दोनों पद को 0 के बराबर करेंगे, दोनों संख्या को एक एक बार 0 के, पहले इसको 0 के बराबर, x+2 भी 0 हो सकता है ना, इसके जगह पे 0 रखेंगे, 0 गुना कोई भी संख्या हो हमको पता नहीं है तो 0 ही हो जाएगा। तो पहला टर्म भी 0 के बराबर हो सकता है, तो x बराबर इधर +2 उधर जाएगा तो -2, ये हो सकता है। दूसरा बात क्या हो सकता है, ये तो दूसरा पद ही 0, यानी 2x + 3 बराबर ही क्या हो 0। तो हमको x का वैल्यू निकालना है, क्या निकालना, x का वैल्यू। x का वैल्यू मतलब चर राशि का मान, चर राशि का जब मान निकालना तो हमेशा चर राशि को अकेला रखना, हमेशा क्या रखना, अकेला रखना उसको एक साइड में। अब देखो, अब बराबर है, यहाँ पे सिर्फ प्लस में था, उधर चले गया तो माइनस में, लेकिन यहाँ पे 2 गुना में भी है, +3 में भी, तो पहले उस साइड किसको भेजेंगे, सिंपल सी बात है, पहले प्लस या माइनस वाला को भेजा जाता है। तो 2x से उधर गया तो 3 पहले जाएगा उधर, तो -3 हो जाएगा। अब 2 को भेजेंगे, अब किसको भेजेंगे, तो x बराबर हो जाएगा -3/2। तो शून्य कितना निकल गया, क्या क्या 2 शून्य निकल गया,
शून्यक क्या क्या यहाँ देखो -2 और क्या -3/2, इसका ये 2 शून्यक है, इसका यही इस द्विघात बहुपद का 2 शून्यक। और एक बात ध्यान रखना, अभी हम लिखे हैं केवल 2 शून्यक। अब -2 भी रखो px में, जांच कर सकता है। बहुपद जहाँ है ना उसमें x के जगह पे 2 रखो, -2 रखो। ये बहुपद में जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ -2 रखो, फिर भी px 0 के बराबर हो जाएगा। फिर भी क्या होगा, px 0 के बराबर। और x के जगह अगर -3/2 भी रखेंगे तो भी क्या होगा, 0 होगा। लेकिन ये दोनों को छोड़ के कोई भी दोनों वास्तविक संख्या, कोई भी संख्या पुट करेंगे तो 0 के बराबर कभी भी नहीं हो सकता है। तो इसका कितना शून्यक निकलेगा, हमेशा 2 शून्यक निकलेगा। और ये 2 के सिवा कोई संख्या इसको 0 के बराबर नहीं कर सकती। ये था बहुपद का क्या, शून्यक। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।